इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, हर बार हम नए विषय लेकर आते हैं और भाई समय के साथ भी चलते हैं और भाई नुका अगर भाई जो टाइम गेला चल रहेगा वो आगे बढ़ेगा और भाई परिवर्तन ही संसार का नियम है। और जो परिवर्तन आज ही हम हर ही जगह देख रहे हैं, तो भाई कृषि के अंदर भी बहुत परिवर्तन आ गया है। और भाई समय के गिला भाई हम जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उन्होंने भी ज़रूर परिवर्तन करा है और परिवर्तन तो भाई ज़रूर होना चाहिए। लेकिन साथियों, कार्यक्रम में जो अपडेट है, जो परिवर्तन हमेशा जो रहता है उसमें भाई गेला अपडेट चाले तो भाई कार्यक्रम आपका किसान वाणी है, पसंदीदा कार्यक्रम। और आज जो कार्यक्रम में हम जो बातचीत लेकर आए साथियों, एक तो बातचीत का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा आय का अच्छा साधन मधुमक्खी पालन। और इसी तरह आज की नसीहत के दौरान हम जो बातचीत लेकर आए साथियों, फलों के फटने की समस्या व रोकथाम और भाई प्राकृतिक खेती की भी बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है। लेकिन साथियों, सबसे पहले हम जो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। और भाई अब आज का जो कृषि प्रश्न है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होता है? तो भाई हरियाणा का वो ज़िला बताना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भाई गन्ने का उत्पादन होता है। और इसका जो जवाब है साथियों, आपको केवल SMS के माध्यम से देना है और फ़ोन नंबर आपको हम ज़रूर बता देते हैं। भाई फ़ोन नंबर है 9466021336 यानी 94 660 पर आप 6:50 से पहले इसका जो उत्तर है साथियों वो आपको SMS करना है। और भाई जो सही नाम बताओगा भाई उसका नाम भी बचेंगे और भाई बधाई भी देोगे। तो बिना किसी देरी के साथियों, इस प्रश्न का आप उत्तर ज़रूर हमारे को लिखिए। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा हरियाणा के किस ज़िले में होता है? और अब साथियों बातचीत ज़रूर कराते हैं, भेंट वार्ता, क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उनमें भाई हम स्टूडियो में बुला कर उनसे जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे बातचीत भी करते हैं आपके लिए, ताकि जो बातचीत है उससे हम समझकर जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी एक भेंट वार्ता है साथियों, मिट्टी व पानी की जाँच व परीक्षण कब करें विषय पर डॉक्टर NK गोयल से विनोद कुमार की बातचीत। और ये भेंट वार्ता सुनते हैं। मिट्टी व पानी की जांच और परीक्षण कब, क्यों और कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर NK गोयल जी को। आप सीनियर एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट हैं इन सोयल, KVK यमुनानगर से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि कार्यक्रम का विषय है कि मिट्टी और पानी का परीक्षण, और डॉक्टर साहब ये क्यों जरूरी है कि हमें मिट्टी और पानी का परीक्षण क्यों करवाएं किसान भाई? किसान भाई के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी भी फसल में खाद डालने से पहले जी मिट्टी और पानी की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति लगातार कम हो रही है जी। और खादों का प्रयोग या जल का प्रयोग, उसमें कौन से विषैले तत्व हैं, जमीन की उपजाऊ शक्ति में कौन से तत्वों की जरूरत है फसल को, किसकी नहीं है जी डॉक्टर साहब, उसका एक विश्लेषण उसी प्रकार जरूरत है जैसे हम अपनी सेहत की जांच के लिए जी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम टेस्ट करवाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आपने बात की ना कि भाई जैसे अब माटी में भी माँ है और जैसे हमारी अपनी माँ है तो हम उसकी भी समय पर जांच करवाते हैं और दवाइयाँ भी जो है वो समय पर दिलवाते हैं। तो उसी तरह में अपनी मिट्टी की भी जांच जरूरी है, बहुत जरूरी।
तो डॉक्टर साहब इसमें जो है मिट्टी की हमें जांच जरूर करवानी है, तो मिट्टी की जांच का तरीका क्या है कि किसान भाई जो किस तरह अपनी मिट्टी की जांच कराए, उसको किस तरह नमूना लेना है, क्या उसको करना है अपने खेत में? देखो, मिट्टी की नमूना लेने के दो तरीके हैं जी। चाहे वो खुरपे से ले ले, कस्सी से ले ले, जी या जैसे जो बर्मा है मिट्टी का, जी डॉक्टर साहब, उससे हमने सिर्फ 6 इंच से 0 से 6 इंच जी। ऊपर से 6 इंच की गहराई का नमूना लेना है। जी डॉक्टर साहब, उसमें हम कस्सी से अगर लेते हैं तो एक वी के आकार का, जी डॉक्टर साहब, जैसे बर्फी का पीस काटते हैं, मिट्टी हाँ। का कट काट के जी हम वी के आकार का मिट्टी का खाली कर लेते हैं। तो उंगली की मोटाई की जितनी जी। ऊपर से नीचे तक 0 से 6 इंच 6 इंच का, 6 इंच तक का ऊपर से साइड से हमने एक मिट्टी का नमूना लेना है। जी डॉक्टर साहब, और इसी तरह 1 एकड़ से जी। 7-8 जगह से कम से कम चार कोने छोड़ देने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कम से कम 1-2 मीटर कोनों से अंदर लेके जी 6-7 जगह से हमारे कम से कम मिट्टी का नमूना इसी तरह लेके जी वो उसको आपस में मिला लें जी डॉक्टर और उसको अच्छी तरह मिला के आधा किलो मिट्टी वो एक पॉलीथीन में या कपड़े की थैली में साहब, जी डाल के जी डॉक्टर वो आप मृदा परीक्षण जो भी आपके नजदीकी प्रयोगशाला है वहां पर दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वो उसके अंदर एक पर्ची डाल दें अपने नाम पता, ताकि रिपोर्ट की आपको पूरी हाँ। जांच आपके एड्रेस पे आ जाए। जी डॉक्टर साहब, और ध्यान रहे कि अगर सैंपल गीला है तो पर्ची बाहर बांध दें, जी। क्योंकि ज्यादातर क्या देखने में आता है कि जब मिट्टी परीक्षण में जब जी देकर आते हैं जी डॉक्टर साहब, तो मिट्टी की पर्ची के कारण वो एड्रेस गल जाता है उसके जी। अंदर। पर्ची गलने के कारण यही नहीं पता चलता ये सैंपल कहाँ से किसका आया आया था? जी। तो अच्छा तरीका तो यह है कि उसको छाया में या तो सैंपल को सुखा लें, जी डॉक्टर साहब, और या फिर अगर देके आए तो बाहर एक पर्ची लगा दें ताकि उसको आपके बाद आपको ये दिक्कत ना आए। जी और ये भी ध्यान रखें कि अगर आप मान लो एक खेत से हम कह रहे हैं कम से कम 1 एकड़ से एक सैंपल होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर आप 5 एकड़ से ले रहे हो तो सबको 1, 2, 3, 5 नंबर लगा तो के हर एक किले का अलग हर एक किले का अपना अलग सैंपल लेके जी। उसकी एक पहचान रख लें जी, कि मेरा 1 नंबर ये बाग वाला खेत है, हाँ जी। 2 नंबर मेरा ट्यूबवेल वाला है, बिल्कुल डॉक्टर 3 नंबर वाला मेरे खेत में नीम लगा हुआ हाँ है, जी, या हाँ। चौथे में मेरी गेहूं लगी हुई है, हाँ। ताकि किसान को जब 1 से 5 की जांच आएगी तो यही पता नहीं चलेगा कि मेरा 1 नंबर खेत कौन सा था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी पहचान अपनी किसी डायरी में लिख के रख लें। जी और प्रयोगशाला में अगर कुछ समझ नहीं आती तो कम से कम मेरा एक जरूर अनुरोध है कि मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आने के बाद जी उसको उस वैज्ञानिक के पास जाकर उसके बारे में जरूर संपर्क करना चाहिए, पूछना चाहिए कि विश्लेषण में क्या कौन से तत्व की कमी है। अच्छे डॉक्टर रिपोर्ट सिर्फ इसी तरह होगी, वो डॉक्टर अगर समझ सकता है। जी, बिल्कुल, अगर वो हम उसको ऐसे ही लेके रख लेंगे तो उसका हाँ, कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि बिल्कुल। किसानों को ज्यादातर देखने में आया कि वो मिट्टी की प्रयोगशाला की रिपोर्ट तो आ जाती जी। है, लेकिन उसके बारे में ये जानकारी नहीं मिलती कि इसका अब हमने हाँ, आगे उसमें- क्या करना है, इसका हाँ। लाभ कैसे उठाना है, हाँ, इसमें कौन सी खाद कौन सी खाद डालनी है, कौन सी पोषक- कम है, कौन सा हाँ, ज्यादा है, कौन से पोषक तो तत्व- इसलिए संपर्क करके अपने किसी नजदीकी कृषि अधिकारी से, जी। कृषि विज्ञान केंद्र से, किसी डिपार्टमेंट जी, के डॉक्टर स्टाफ साहब। से जी। जाकर पूछ लें कि मुझे इसके आगे इसका लाभ उठाने के लिए कैसे क्या प्रयोग क्या करना करना चाहिए। जी। जी। और डॉक्टर साहब इसके साथ साथ अगर जो पानी है उसकी भी हमें जांच करवानी हाँ है, जी। तो पानी की जांच का तरीका पानी की जांच के लिए बड़ा आसान तरीका है। पानी की जांच भी जरूरी है कि कई बार क्या है कि हमारी फसल के अंदर नाइट्रेट, जी क्लोराइड, सल्फेट, जी बाइकार्बोनेट, हाँ। जिसकी वजह से मतलब आपका पानी का सैलिनिटी की दिक्कत आ सकती है, नमक की मात्रा जी, ज्यादा हो जी, सकती जी, है, डॉक्टर साहब। ताकि इन चीजों की जांच हो सके। जी। इसलिए मिट्टी का कम से कम पानी का 1 साल में हम कहते हैं कि आप एक सैंपल जरूर करवा लें। जी। और उसके लिए कम से कम 1 घंटा ट्यूबवेल चलाने के बाद जी डॉक्टर साहब, आप आधा लीटर पानी जी। आप बॉटल को उसी पानी से साफ करके, ट्यूबवेल वाले पानी से जी, जी। उसमें भर के अपना नाम पता चिपका के आप इसको पानी की आप जांच करवा प्रयोगशाला में दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मिट्टी की जांच है ये भी हर साल करवाना जरूरी है इसमें? मिट्टी की हर साल कराएंगे तो अच्छा रहेगा, जी। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर करवा जरूर लें। करवाएं। और उसके लिए भी सबसे जो उचित समय है जी। वो गेहूं की कटने के बाद उचित समय है, क्योंकि जी, आपका डॉक्टर अगर गेहूं कटने के बाद ही एकदम धान लगाने का टाइम आ जाता है जी। तो इतना सही विश्लेषण जल्दी नहीं मिल पाता, बिल्कुल, सैंपल डॉक्टर भी गिल्ले होते हैं। जी। तो इसमें आप अप्रैल में अगर गेहूं कटने के बाद सैंपल लेते हो तो जून से पहले तो आपकी काफी समय भी मिल जाता है, जी। और वो सबसे उचित टाइम है मिट्टी की जांच करवाने का, करवाने ताकि आपको अच्छी तरह विश्लेषण पता चले। साल में एक बार अगर मिट्टी की जांच आप करवाते रहे हैं, जी, जी। और अगर अपने खाद्यों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण सही, के आधार हाँ, पर कर रहे हैं, जी। तो आप लगातार अपनी सेहत को, मिट्टी की सेहत को बढ़ रही है, कम हो रही है, आप उसकी निगरानी कर सकते बिल्कुल, आकलन हैं, और कर जो सकते भी कमी है आंकलन करते हैं, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जी। इसके बारे में आप अपना कदम उठा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम जो मिट्टी और पानी की जो जांच करवा रहे हैं उसके हमें लाभ क्या मिलते हैं, क्या हमें इसका फायदा क्या? उसका देखो, जब मिट्टी की जांच कराने से आपको ये पता चल जाएगा कि कई बार क्या किसान ज्यादातर अपने हरियाणा में भी देखने में आया है, तो अभी एक विश्लेषण भी हुआ है कि हमारा जो सारा
काफ़ी जिलों का पानी जी में पोषक तत्व, रासायनिक पोषक तत्व जो खतरनाक हैं जी। हमारी सेहत के लिए, वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। जी डॉक्टर क्योंकि हम दवाइयों का, किसान रासायनिक दवाइयों में का, ज़्यादा खेतों में कीड़े बीमारी की दवाइयों का स्प्रे जी। बहुत कर रहे हैं। जी यूरिया का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में कर जी रहे हैं। डॉक्टर साहब। तो यूरिया क्या है, हमारी जमीन में मतलब अम्लता को क्रिएट करता है जी। और वो यूरिया हमारे जमीन के अंदर वातावरण को, पानी को भी दूषित कर रहा है, वातावरण को भी दूषित करता है और फसल के अंदर कीड़े बीमारी की समस्या को भी बढ़ाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो उसकी जांच कराने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जमीन के अंदर जैविक अंश की मात्रा अगर कम हो रही है तो हमने उसको जैविक खादों से कैसे बढ़ाना है। जी डॉक्टर साहब। अगर फास्फोरस की मात्रा हमारी कम है तो उसमें हम कहते हैं आपकी अगर कम आई है तो 25% ज्यादा खाद डालें जी, ताकि हमें अच्छी पैदावार मिले। अगर आपकी ज्यादा है, जी डॉक्टर। मान लो पोषक तत्वों की कोई ज्यादा मात्रा है, तो हम कहते हैं 25% खाद आप कम डालो, जी। उससे हमारी खादों की भी बचत होगी। बिल्कुल डॉक्टर। और जो असंतुलन जमीन में पैदा हो रहा है, एक ही तत्व हम ज्यादा डाल रहे हाँ, वो हैं, भी- उसके पे भी रोक लगेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और उचित संतुलन में जब हम खादों का प्रयोग करेंगे तो जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और उससे हमारी फसल के उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में हम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो जो अगर मिट्टी की जांच के बाद तो हम जो हमारी खाद है, उर्वरक है, उसका हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी की जांच करवाओ और उसमें कुछ कमी आए तो फिर उसका हम कैसे संतुलन करेंगे? पानी का जैसे कि ज्यादातर हमारे यहाँ पर अगर नमक की मात्रा है जी तो नमक की मात्रा के लिए हम सलाह देते हैं कि वो ऐसी उसके अनुसार, मान लो आपकी जमीन के अंदर पानी के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जी। तो ये पानी हमारा, जैसे हम कहते हैं, दाल वाली फसलों के लिए कामयाब नहीं है। जी डॉक्टर साहब। इसी तरह वो जो आपकी विश्लेषण की रिपोर्ट आएगी, हाँ। उसमें अगर आपके नमक की मात्रा ज्यादा है तो हम दाल वाली फसलें नहीं लगा सकते। जी डॉक्टर साहब। हम उसमें गन्ना लगा सकते हैं। जी, जी। उसमें हम कोई फल सब्जी का सजेशन दे सकते हैं जी। कि इस तरह की मात्रा अगर पानी के अंदर है जी डॉक्टर तो हमें इन तरह की फसलों का चुनाव हमें करना चाहिए। यानी कि बिल्कुल सर, डॉक्टर हाँ साहब जी। की स्पष्ट हो और गया दूसरा ये है कि अगर कोई रासायनिक तत्व उसमें पानी में है जी। तो उसके लिए भी हम आगे सचेत हो सकते हैं जी। कि हमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा है तो आने वाले टाइम में हमारे को ये गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। जी डॉक्टर अगर हमारी जमीन के अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, जी। जमीन के अंदर कलर की संभावना बढ़ जाएगी, जी। उसको ठीक करने के लिए हमें साथ ही साथ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा जी डॉक्टर साहब। ताकि हमारी जमीन खराब ना हो। जी तो इस तरह से जो मिट्टी और पानी की जांच का बहुत ज्यादा महत्व है जी। लेकिन ज्यादातर किसान इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ये इसी तरह है कि हम अगर मान लो 20 साल बाद अपनी जांच करवाएं तो शरीर में पता चलता है, डॉक्टर कह रहा है आज आपको डायबिटीज भी है, शुगर भी है, जी, ब्लड प्रेशर भी हाँ। है। अगर जांच कराते रहेंगे हम टाइम टू टाइम हाँ, तो हमें मॉनिटरिंग करने का फायदा मिलेगा बिल्कुल, कि हमारी बिल्कुल। जमीन में कौन से तत्व बढ़ रहे हैं, कौन से कम हो रहे जी, हैं डॉक्टर और उसके अनुसार डालेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। ज़्यादा लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और आप किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहोगे मिट्टी और पानी की जांच पे? मैं एक तो ये सुझाव देना चाहूंगा कि किसी भी फसल में कम से कम साल में एक बार मिट्टी और पानी की जांच जरूर करवा लें। जी। और ये सुविधा कृषि विज्ञान केंद्र दामला में जी। भी है, बाकी कृषि विज्ञान केंद्र में है, आपके हिसार में भी है, यूनिवर्सिटीज में है, कृषि विभाग की प्रयोगशालाओं में भी है और वहां तो वो ये मुफ्त मिट्टी की जांच करती है, लेकिन कृषि विज्ञान के अंदर या यूनिवर्सिटी में जी। सिर्फ 10 रुपए मिट्टी के लगते हैं जांच कराने के, 10 रुपए वो भी ना के बराबर। वो भी ना के बराबर किसानों के लिए वो सुविधा दी हुई जी, है। जी। तो ये इस सुविधा का किसान लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल। अब हम अपनी जांच के लिए भी कितने पैसे खर्च करते हैं। हाँ। अगर हम जिस धरती माँ जो सारा हमारा उत्पादन, जिससे किसान की सारी दिनचर्या, जी, जी। हमारा सारा देश कृषि पे और जमीन पे निर्भर है, बिल्कुल। हमारी सेहत भी जमीन पर निर्भर है जी। क्योंकि जितने पोषक तत्व आज कम होते जा रहे हैं हाँ। वो हमारी फसल को नुकसान नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो उससे हमारे- पैदा होने वाले अन्न, फल, सब्जी जो हम खा रहे हैं उससे हमारी सेहत पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा जी, है। जी। जानवरों की सेहत भी खराब हो रही जी, है। डॉक्टर साहब। तो अगर हमने अपना बचाना है, अगर हमने अपने आप को बचाना है, हमने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो हमने अपनी जमीन को बचाना पड़ेगा। और जमीन की जांच और पानी की जांच के हिसाब से अगर हम खादों का प्रयोग करेंगे, उसके अनुसार से हम पानी का प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा, हमारे वातावरण में भी सुधार होगा और हमारी सेहत में भी सुधार। बिल्कुल सर, और साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जेब पे खर्चा भी कम होगा, उनका क्योंकि खर्चा खाद जो है वो बिल्कुल अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, उसका जी, भी जी। प्रभाव नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो साथियों, ये जानकारी आपके बीच भेंटवार्ता हमने साझा की और मिट्टी व पानी की जांच व परीक्षण कब करें विषय पर डॉक्टर एन.के. गोयल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और भाई विनोद कुमार ने भी भाई सारी बात वो तमाम पूछ ली जो जिज्ञासा होती है मन में, जो प्रश्न होते हैं, ताकि भाई जो मिट्टी पानी की जांच तय हम अपने पर्यावरण को भी बढ़िया बना सकें और भाई खेती में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो साथियों, भेंटवार्ता के बाद हम जो चर्चा आज कर रहे हैं भाई आय का अच्छा साधन मधुमक्खी पालन। तो साथियों, इस विषय पर जब हम बात करें तो साथियों देखो,
सहायक धंधे तक कृषि की गला बहुत जरूरी चाहिए। और मधुमक्खी पालन की जब हम बात करते हैं तो साथियों यो कृषि आधारित उद्योग से और बदलती जीवन शैली में भाई शहद और इस तरह निर्मित जो खाद्य उत्पादन की बढ़ती मांग के कारण भाई मधुमक्खी पालन एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में उभरा से। और मधुमक्खी पालन के जो उत्पादन के रूप में शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से भाई महत्वपूर्ण से। और मधुमक्खी पालन द्वारा भाई उत्पन्न किया जाने वाला जो शहद है एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ से, जिसने भाई प्राचीन काल से औषधि के रूप में भी हम प्रयोग करते आ रहे से। और आज पूरी दुनिया के लोग भाई मिठास के लिए शहद का प्रयोग करने लगे हैं। और शहद के अलावा भाई मौन वंशों से हमें मोम, पराग, प्रोपेलिस, रॉयल जेली व मौन विष प्राप्त होता है। और मधुमक्खी मोम का प्रयोग भाई मोमबत्ती बनाने में और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। और मौन विष को आर्थराइटिस एवं रूमेटिक दर्द के लिए भी भाई विभिन्न दवाएं बनाने में प्रयोग किया जाता है और इसे एपीथेरेपी कहते हैं। और रॉयल जेली का जो प्रयोग है वो पोषण आहार के रूप में किया जाता है। और प्रोपोलिस एक रेजिन पदार्थ है जिसे गोंद के रूप में भाई प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा मधुमक्खी मधु, मकरंद और पराग इकट्ठे करते टाइम में पौधों के परागण में सहयोग करती है, जिससे फसल उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। और भाई आज जो किसानों को जो ऊर्जा संकट है, घटती कृषि आय से कृषि मदों की बढ़ती कीमतों जैसी गंभीर समस्याओं का सामना जो हमने करना पड़ रहा है, तो इसका जो समाधान देश में फसलों के साथ भाई पशुपालन, बागवानी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, वानिकी, कुक्कुट पालन और बत्तख पालन के रूप में भाई देखा जा रहा है। तो ये जो संसाधन है भाई संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रत्येक वर्ष भाई हम 20 मई को भाई विश्व मधुमक्खी दिवस भी हम मनाते हैं। और मधुमक्खी पालन मुनाफा देने वाले व्यवसायों में से एक माना जाता है। और आज बड़ी संख्या में भाई जो हमारे गामा के इलाके से इस व्यवसाय से जुड़कर भाई अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और आज जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई इसमें खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर फसलों की जो अच्छी पैदावार के साथ शहद उत्पादन से भी बेहतर कमाई कर रहे हैं। तो भाई बदलते स्वरूप में परिदृश्य में भाई मधुमक्खी पालन किसानों की आय सृजन करने का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो भाई इसको हम अपना कर भाई आगे बढ़ सकते हैं। और भाई जो मधुमक्खी पालन की जब हम बात करते हैं तो साथियों देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल इस्तेमाल करते खेतों में, तो साथियों मधुमक्खी पालन की जब हम बात करें तो देखो मधुमक्खी बेशक कम हो रही है, लेकिन साथियों अगर जो हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो साथियों मधुमक्खी पालन भाई हमारे देखो फसलों को भी बढ़िया बनाते हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साथियों इस जो मीठी क्रांति है इसको भाई आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाई मीठी क्रांति यानी कि मधुमक्खी पालन से देश में टाइम टाइम पर भाई खाद्य पोषण और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भाई अनेक वैज्ञानिक क्रांतियाँ जिस तरह भाई हरित क्रांति है, भाई पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, श्वेत क्रांति दूध की होगी, जिस तरह सिल्वर क्रांति की शुरुआत की, तो इसी तरह भाई एक मीठी क्रांति भी है। इसमें भी भाई हमने बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और भाई जो बागवानी विभाग है, जिस तरह हमारा जो कृषि क्षेत्र है भाई साथियों इसमें भाई हेल्प भी करता है और सब्सिडी भी, और भाई सरकार द्वारा भाई अच्छी तरह इसमें सहयोग जरूर मिलता है। और भाई परीक्षण भी मिलते हैं भाई हफ्ते 10 दिन का 15 दिन का, तो उसके अंदर भाई परीक्षण फ्री में लेकर भाई हम इस जो काम में भाई उद्योग में हम जो इसमें आगे बढ़ सकते हैं और एक छोटे से क्षेत्र से हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों घाटे का सौदा कतई भी नहीं है, क्योंकि ये जो मधुमक्खी पालन का जो ये कार्य है साथियों ये आजीविका का सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया है और इसको आगे हम बढ़ाना चाहिए। और दिनादिन भाई इसकी जो डिमांड्स है वह बढ़ती जा रही है। और देखिए भाई मधुमक्खी का जो शहद है उससे तो भाई मिठाइयाँ भी बन रही है, बढ़िया तरिया खा पी भी रहे हैं, और इसमें भाई औषधि के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं और बढ़िया चीज़ रहती है। तो ऐसी चीज़ का हमने आगे बढ़ाना चाहिए जिस तरह समाज के अंदर भी एक सही भाई संदेश जावे, प्रकृति भी बढ़िया रहे और भाई इसमें हमारी मजबूती भी होवे। तो एक उम्मीद करते साथियों इस आजीविका से भाई सुरक्षा के लिए मधुमक्खी पालन करें। और अब बात ज़रूर हम कर लेते साथियों इसमें
कल के कृषि कार्यक्रम की, क्योंकि साथियों देखो कार्यक्रम तो कोई भी हो वो हमने ज़रूर सुनना चाहिए और हर दिन हम नए नए विषय लेकर ज़रूर आते हैं। और इसी तरह साथियों कल तो रविवार है, कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। इसी तरह भाई सोमवार ने हम कार्यक्रम अन्नदाता लेकर आ रहे हैं और उसमें जो हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा छोटे और किसानों को सशक्तिकरण के लिए मुख्य योजनाएं और नई फसल नई उमंग में आप बात करेंगे गन्ना फसल के साथ अन्य फसलों की मिलवा बिजाई और जानकारी भाई मिट्टी परीक्षण के नमूने लेने की विधि व महत्व के बारे में भी बातचीत जरूर करेंगे। और भाई सोमवार को कार्यक्रम में आप ज़रूर सुनिए। और अब थोड़ी सी जानकारी भाई मौसम की भी दे देते हैं, क्योंकि साथियों मौसम भी ज़रूर बदल रहा है और मौसम की जानकारी के साथ हमने भी अपडेट ज़रूर रहना चाहिए। और आज का जो अधिकतम तापमान है 28 और जो न्यूनतम की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की भी आप बात कर देते हैं। इसमें भाई अधिकतम 28 और जो न्यूनतम है 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कुल मिलाकर साथियों मौसम भाई हवा चाल रही ठंडा रहा होगा और भाई अब एक दो जगह छिट्टे भी पड़ेंगे, तो साथियों मौसम के अनुसार हमने अपने बंदोबस्त ज़रूर करना चाहिए। और बातचीत ज़रूर कर लेते हैं अब आज की नसीहत में फलों के फटने की समस्या व रोकथाम के। लेकिन साथियों एक रागनी ज़रूर ले लेते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मनोरंजन भी भाइयों बहनों का करवाना चाहिए। और उसके बाद भाई जो आज का जो कृषि प्रश्न है कि भाई गन्ने का ये उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होता है, इसका उत्तर आप ज़रूर आपको जल्दी से भाई 9466021336 पर ज़रूर दीजिए। आपके SMS का इंतज़ार है। और ये सुनते हैं रागनी। मार बन जा रोया वाहे कहानी बनगी हाँ मैं काला तू बुरी थी क्यों मेरी रानी बनेगी कुत्ता मार बन जा रोया वाहे कहानी बनेगी मैं काला तू गोरी थी क्यों मैं रानी बनेगी। बल्ला सारे खोट मेरे में कजे फिर भी को न सरातने सुथरे छैल अमीर छोड़ के पवन भूप क्यों बरातने मेरे नाम पे बोली मारी कति समझ लिया मरातने जिंदगी भरना अच्छा होगा छाती में गा करा तने जिंदगी भरना अच्छा होगा छाती में गा करा तने तेरी एक बोली के कारण ते हाँ एक बोली के कारण ते या तानी बनेगी मैं काला तू बुरी थी तू कर रानी बनेगी तमार बन जा रोया वाहे कहानी बनेगी मैं काला तू बुरी थी तू कर रानी बनेगी। तो साथियों बातचीत ज़रूर कर लेते हैं भाई इस रागनी के बाद। और जो हमने शुरुआत में आपसे प्रश्न ज़रूर किया था कि भाई जो गन्ने का उत्पादन है सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होता है, भाई इसका जो सही उत्तर है भाई यमुनानगर है। और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। वैसे तो भाई पूरे हरियाणा में तकरीबन गन्ना उत्पादन ज़रूर होता है, पर जब ज़्यादा की बात होता है भाई यमुनानगर जो नंबर 1 है हरियाणा के अंदर। और इसका जो सही उत्तर भाई सबसे पहले हमारे को जो दिया था भाई यमुनानगर ज़िले का जो गांव सातड़ी से मदन कंबोज है, प्रियांश कंबोज है, समृद्ध कंबोज ने भाई सही उत्तर दिया। और इसी तरह साथियों जो एक और उत्तर ज़रूर आया है भाई ये
विनोद नैन गांव गोरिया उचाना जींद से इन्होंने सही उत्तर दिया है। और एक और सही उत्तर आप ज़रूर ले लेते भाई। रणधीर सिंह बांगड़ गांव जगुड़ी यमुनागढ़ से इन्होंने सही उत्तर दिया है। और भाई इसी तरह साथियों नांगल से इंद्रराज ने भी भाई सही उत्तर यमुनानगर का दिया है। और भाई ये बहुत अच्छी बात है कि भाई जो जानकारी है आप इसमें भाई इंटरेस्ट लेकर भाई इस प्रश्न के उत्तर भी ज़रूर बताते, ताकि भाई जो हमारे जो श्रोता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई कार्यक्रम में अपने ज्ञान को बढ़ा सके। आपको बहुत बहुत बधाई और भाई एक आभार व्यक्त भी है। और भाई एक उम्मीद भी करते भाई आगे भी नुए आप इसमें भाग लेते रहेंगे और बातचीत ज़रूर हम कर लेते साथियों फलों के कटने की समस्या व रोकथाम के, क्योंकि साथियों देखो जो बागवानी विभाग है वो ज़रूर इसमें भाई कोशिश ये करता है कि भाई इसमें अपडेट ज़रूर रखें। और भाई जो डेट अपडेट की जब बात करते हो भाई अपडेट बगैर कुछ भी नहीं है। तो फलों के कटने की जब हम बात करें तो भाई फलों के कटने के जो कारण से प्रजातियां है, जल असंतुलन की बात कर लेते, ऊंचा तापकरण की बात कर लेते, हवा की बात कर लेते, पोषण असंतुलन की है, परिपक्वता की बात करते हैं, फिर कीड़े तथा बीमारियों की बात कर लेते। ये भाई कुछ बात है जिनके कारण भाई फलों में ज़्यादा कीड़े लगते हैं और फटने की जो समस्या भी रहती है। और भाई इसके उपाय की जो बात करें भाई नियमित समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई हमने ज़रूर करनी चाहिए। और भाई हार्मोन का प्रयोग हमने ज़रूर करना चाहिए। कुछ हार्मोन्स के प्रयोग से भी कुछ हद तक भाई फलों के फटने से बचा सकते हैं। फलों की जल्दी तोड़ाई की बात करें तो अगर फलों को पूर्ण आकार ग्रहण करने के पश्चात और पकने से में कुछ टाइम पूर्व ही तोड़ लिया जाए तो भाई फल फटने से बच सकते हैं। इसी तरह जो अन्न नियंत्रण की बात करें तो फल के बाग के चारों तरफ तेज तथा गर्म हवा को रोकने के लिए भाई वायु अवरोधक लगाने चाहिए। बीमारियों तथा कीड़ों पर नियंत्रण रखना चाहिए। फलों से को ऐसी किस्में प्रयोग करनी चाहिए जो इस तरह रहित हो और यांत्रिक क्षति से पौधे को हम इसमें बचा सकते हैं। तो साथियों ये बातचीत हमने ज़रूर करी। और प्राकृतिक खेती की बात करें तो भाई नीम का पेस्ट जब हम बात करें तो भाई महत्वपूर्ण रहता है फसलों के लिए। और भाई इसको हम बनाकर इसमें लगाकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और भाई एक महत्वपूर्ण जानकारी भी ज़रूर आपके बीच साझा करते हैं भाई। एक हमारे जो PIB ऐप है और भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं भाई कृषि से संबंधित है, वो सारी जानकारी आप PIB ऐप के माध्यम से ज़रूर ले सकते हैं। और टाइम टाइम पर भाई आपको अपडेट भी करता है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं भी है, वो तमाम जानकारियाँ ज़रूर मिलती है जिससे आप आर्थिक तौर पर भी मजबूत रहे और भाई टाइम के गिल्ला चाल के आप आगे बढ़ो। और भाई किसान कॉल सेंटर नंबर की भी ज़रूर बातचीत कर लेते भाई 1551 भाई किसान कॉल सेंटर घर बैठे आप सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से निःशुल्क है। और अब बात जरूर कर लेते एक संदेश की। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम किसानवाणी के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों राम राम।